जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर लगाएं और आप देखिए आपका कितना स्कोर आता है इन सीरीज में से। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें। इस सीरीज में मैथ, जीके, रीजनिंग लिया गया है, तो आप अपना स्कोर जरूर जाँचें। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सत्यमेव जयते का स्रोत है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है क्या है, वो हमारा सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है, तो आप ट्रिक करेंगे मुंडक उपनिषद। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन ए में रखा गया ऋग्वेद। आपसे पूछा जा सकता है जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र, तो हमारा ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब होगा। आनंद मठ ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ये हमारा राष्ट्रगीत है, जो वंदे मातरम, जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ। आप लोग याद करेंगे। गीतांजलि जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, 10, 15 और 30 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए आपको इसका सूत्र जरूर पता होना चाहिए। देखिए, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 प्रकार के अनुपात आते हैं। तो इसका सूत्र होता है हमारा BC बटा में A। देखिए ABC, इसमें 3 भी ऑप्शन में भी दिया गया है, 10, 15, 30। तो इसमें से शुरू वाला A, उसके बाद B, उसके बाद C है। तो लिखेंगे BC यानी 15 गुणते 30 और बट्टा में A आ जाएगा, बट्टा में इसका यानी 10। कटा दीजिए 0 से 0 और 15 तिया 45, यानी इसका हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, भारत का सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़े ताजे पानी की झील है बूलर झील, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा बूलर झील। बूलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। आप लोग याद करिएगा, जम्मू कश्मीर में है बूलर झील। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, विश्व का एकमात्र झील कौन सा है जो तैरता हुआ झील है? आप लोग को बताना है। देखिए, आपको हिंट दे रहे हैं, मणिपुर में स्थित है वह झील, लेकिन आपको झील का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, समूह दिए गए हैं, 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 समान है। भिन्न का पहचान करना है, यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 3 एक कोई ना कोई एक समानता है और एक उसमें भिन्न है। आपको भिन्न का पहचान करना है। देखिए, इस सीरीज में जीके, रीजनिंग, मैथ तीनों लिया गया है, तो आप लोग जरूर अपना तैयारी को आंकें। तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये होगा। कैसे होगा ये भी देख लीजिए। सारे का सबसे पहले आपको अंक लिखना पड़ेगा। देखिए, जी का होता है 7, एच का होता है 8 और एफ का होता है 6। इसका देखते हैं, एल का होता है 12, एम का होता है 13 और जे का होता है 10। इसका देखिए, ओ का होता है 15, पी का होता है 16 और एम का होता है 13। और इसका देखिए, डब्ल्यू का होता है 23, एक्स का होता है 24 और यू का होता है 21। आपको दिख गया होगा अंतर। देखिए, तीनों जो ऑप्शन है BCD में 10 2 12, 13 2 15, 21 2 23, लेकिन ये वाला में हुआ है 6 2 8, यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। आप बिल्कुल इससे संतुष्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है हमारा अन्नाईमुडी, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, अन्नाईमुडी। इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 2696 मीटर, 2696 मीटर। और जो इसी का सबसे ऊंची दूसरी ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो वह तो है डोडा बेटा। ये नीलगिरी पहाड़ी की पे स्थित है, तो पश्चिमी घाट में ही आप पाता है ये, पश्चिमी घाट में, यानी आपका इसका हमारा सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, श्रृंखला में लुप्त संख्या का ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपको आंसर देखना होगा, तो सबसे पहले सीरीज को समझना पड़ेगा। देखिए, 1 से 5 हुआ है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है 4 हमारा, और 5 से 11 हुआ है, यानी 5 से 11 यानी 6 बढ़ा हुआ है,
11 से 19 हुआ है 8 बढ़ा है, 19 से 29 हुआ है 10 बढ़ा है। तो आप लोग जरूर जान सकते हैं कि देखिए 4 से 6, 6 से 8, 10, 10 दू 12, यानी हम यहाँ पे 12 बढ़ा देंगे और देखिए 29 में 12 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सी यानी 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया है। सबसे पहले 1526, उसके बाद 1556 और तीसरा युद्ध जो आपसे पूछा गया है पानीपत का तीसरा युद्ध, आप लोग डेट भी याद करिएगा, 1761 में। तो ये किसके बीच लड़ा हुआ है? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठों की हार हो गई थी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी होगा। तीनों ही आप जरूर याद करेंगे। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, 1526, 1556 और 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर हमारा रीजनिंग से प्रश्न है, एक पार्टी में 7 व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। अगर आप कभी देखते होंगे कोई पार्टी में जाते होंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई निश्चित मात्रा में जरूर आदमी होते होंगे। तो एक व्यक्ति जो है दूसरे से हाथ मिलाया है, 7 व्यक्ति थे, तो कुल हाथ मिलाए गए संख्या आपसे पूछ लिया गया है। यानी कोई जगह पे 7 व्यक्ति थे सिर्फ, और प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है, तो कुल हाथ कितने बार मिला होगा ये बताना है आपको। तो देखिए इसको अगर लगाना है आपको, तो सबसे पहले जितना आदमी है 7 और गुणते, आप जब भी हाथ मिलाएंगे एक व्यक्ति, यानी अपने से तो हाथ मिलाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको लेकर 7 आदमी हैं, तो हमेशा आप एक व्यक्ति से कम हाथ मिलाएंगे यानी 6, और हमेशा 2 बार ये प्रक्रिया होगा। हर व्यक्ति से मिलाएगा तो यानी 2 बार प्रक्रिया होगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आप कटा दीजिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, यानी 7 के 21। 21 हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए होगा। आप लोग ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आवर्त सारणी के किस समूह के तत्व हैं? तो साथियों आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये हैलोजन के समूह है, यानी हैलोजन के समूह में है आते हैं ये, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा हैलोजन समूह। आप सभी लोग बताएं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर भी आप लोग याद करिएगा। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर, और इस समय इसके मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सॉरी, ये तो हिमाचल प्रदेश के हैं, यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के अभी भी मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया है, कम जनसंख्या वाला है अरुणाचल प्रदेश। आप लोग को बताना है सबसे कम अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा? तो साथियों इस सीरीज को समझते हैं। देखिए 3, 5, 15, 41, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 3 से 5 हुआ है, 2 बढ़ा है, 5 से 15 हुआ है, 10 बढ़ा है, 15 से 41 हुआ है, यहाँ पे कितना बढ़ा है देखिए 15 से 41, 11 में से 6 घटेगा, 11 में से 5 6, और यहाँ से 3 बचा, 3 में से 1 घटेगा 26। तो देखिए इस तरह सीरीज गई, इससे नहीं पकड़ा गया। फिर इसमें अंतर देखते हैं, यहाँ से 8 बढ़ा है, यहाँ पे 16 बढ़ा है, यानी 8 16 अगला बढ़ा है हमारा 8 16 24 32। इसी तरह सीरीज गया है, 2 ठो सीरीज है। आप इसको जब हल करेंगे तो इसका हमारा सही आंसर भी होगा यानी 91। आप लोग इसको जरूर हल करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों नाम से दिख रहा होगा, लता मंगेशकर एक संगीतज्ञ हैं यानी गायक हैं ये। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। ये किस राज्य का अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो लता मंगेशकर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप लोग जरूर याद करिएगा, जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर,
एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं। सिरों की संख्या 80 है और पैरों की संख्या 200 है। तो आपको बताना है वहाँ पे कितने मोर हैं। तो देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं, रीजनिंग का ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए आपसे लास्ट में सिर्फ देखिए क्या पूछा गया, कितने मोर। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा मोर और यहाँ पे हिरण। मोर के कितने पैर होते हैं, तो 2 होते हैं, और हिरण के कितने पैर होते हैं, तो 4 होते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखिए जो पूछा गया है उसके विपरीत वाले जानवर से गुणा कर देंगे। यानी मोर से पूछा गया है मोर कितने हैं, तो यानी हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। तो सिरों की संख्या में गुणा करते हैं, यानी 80 गुणते 4 और माइनस 200, ऐसे ही आप जरूर करिएगा। और बट्टा में 2 हमेशा रहेगा, काहे कि 2 जानवरों के बारे में बात हुआ है। तो देखिए 8 3 के 24, यहाँ पे हो गया 240। 240 में से आप घटा देंगे 200, सॉरी 8 4 के 32 होगा, 320 हो गया यहाँ पे 320 में से घटेगा 200 तो बच जाएगा हमारा 120, यानी 120। अब 120 में 2 का डिवाइड आप करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 60, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग याद करिएगा मोर की संख्या आ गया है 60, तो बिल्कुल आसान सा। हिरण का भी संख्या निकाल सकते हैं क्योंकि 80 सिर हैं, तो 80 में से 60 घटा दीजिए, 20 जो हैं हिरण है और मोर कितने हैं यहाँ पे 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, हाइपोथैलेमस किस अंग से संबंधित है। तो साथियों हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, तो यह मस्तिष्क, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से ही हमारे शरीर में भूख प्यास ताप का नियंत्रण होता है। आपको भूख लगता है तो यही ग्रंथि मदद करती है कि आपको भूख लगा है, पानी पीना है, आपको प्यास लगा है, और ताप को नियंत्रण करता है। आप सभी लोग बताएं मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, देखिए मस्तिष्क को 3 पार्ट में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो आपको बताना है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को क्या कहते हैं। तो साथियों लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, दून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपको सबसे पहले गुजरात का नृत्य आपको बताना है कौन इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन को देखिए, गरबा भी गुजरात का है, डांडिया भी गुजरात का है, और टिप्पाणी ये भी गुजरात का है। टिप्पाणी को आप कहीं कहीं महाराष्ट्र से भी देख सकते होंगे, लेकिन गुजरात से भी संबंधित है। और ऑप्शन जो सी में दिख रहा होगा विदेशिया, यह बिहार का काफ़ी फेमस नृत्य है, बिहार। जरूर आप लोग याद करिएगा, विदेशिया भी पूछा जाता है। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, विदेशिया। विदेशिया जो है बिहार का है और बाकी तीनों जो है गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से क्या खरीफ की फसल का उदाहरण है। यानी आपसे पूछा गया है खरीफ का फसल का उदाहरण कौन सा है। तो यानी इसमें से 3 जो है वो रबी के फसल होंगे और एक आपका खरीफ का फसल होगा। तो खरीफ का फसल का आपको पहचान करना है। तो देखिए खरीफ का फसल एकमात्र आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में, यानी बाजरा, धान, मक्का, ये सब हमारे मूंगफली, ये सब खरीफ के फसल है। और जो भी गेहूं के साथ बोए जाते हैं वो हमारा रबी के फसल है। तो देखिए गेहूं, चना, जौ, सरसों ये सब रबी के फसल हैं। और इसमें से जो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा ये खरीफ का फसल है, यानी ए इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, ओडोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है आप लोग को बताना है। तो साथियों ओडोमीटर से पहिए द्वारा चली गई दूरी, यानी दूरी को मापा जाता है। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा, दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो साथियों आपसे पूछ लिया गया है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा अगर बल, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है, अगर एकांक यानी कोई सुई से यहाँ पे चुभोया जाए
तो लगने वाले बल को हम लोग दाब के नाम से जानते हैं। यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा दाब। आप सभी लोग बताएं दाब का एसआई मात्रक क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की परिभाषा है? यानी सभी व्यक्ति को समान संहिता यानी समान कानून दिया जाएगा, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में यह बताया गया है कि समान नागरिक संहिता। देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायत का गठन के लिए बताया जाता है। यानी प्रत्येक जो है गांव में ग्राम पंचायत होगा, ये अनुच्छेद 40 में बताया गया है। और अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों का इसके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान किस भाषा में दिया था? तो साथियों गौतम बुद्ध ने तो जो ज्ञान प्राप्त किया वो बोधगया में प्राप्त किया है, और उन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान दिया था जो 5 शिष्यों को वो सारनाथ में। तो सारनाथ में जो 5 शिष्यों को ज्ञान दिया वो किस भाषा में दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी पाली। पाली भाषा में इन्होंने ज्ञान दिया है, आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, आगा खां कफ किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा हॉकी। हॉकी से संबंधित है। देखिए हॉकी के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल ये तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना कब हुई थी? भारत में मानव अधिकार भी है, एक संस्था है, जैसे नीति आयोग है, योजना आयोग है। नीति आयोग जो है इसी का योजना आयोग पहले नाम था। तो मानव अधिकार का स्थापना 10 दिसंबर, आप लोग याद करिएगा डेट भी, क्योंकि दिवस भी पूछ लिया जाता है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस, चाहे आपसे ये भी पूछा जा सकता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए योजना आयोग अभी हमने आप नाम लिया था यहाँ पे, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, आप लोग याद करिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ है। अब इसका नया नाम हो गया है नीति आयोग। इसके जो है नाम जो चेंज हुआ है 1 जनवरी 2015 नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? ये एक्सरसाइज है सूर्य किरण। तो दोस्तों सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। एक यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं ब्रज प्रहार, ध्यान दीजिएगा ब्रज प्रहार है जो ब्रज प्रहार, ये भारत और किस देश के बीच सेना अभ्यास है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? देखिए 4 दिशाएं होते हैं, यहाँ पे चारों ही हम डिस्कस करेंगे। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो हमारा है इंदिरा काल, यानी इस क्वेश्चन का तो हमारा राइट आंसर भी होगा, आप लोग याद करिएगा। और जो तीनों आपको बता रहे हैं जो 4 दिशाएं हैं आप लोग जरूर याद करिएगा। जो दक्षिणी पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी पॉइंट, तो हमारा है इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट है जो। किबिथु जो है ये हमारा पूर्वी है, ध्यान दीजिएगा पूर्वी। और सर क्रीक जो है पश्चिमी। चारों ही आप दिशाओं को याद करिएगा। आपसे पूछा जा सकता है भारत का पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सर क्रीक। पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु। और उत्तरी बिंदु इंदिरा काल अभी जो आपसे पूछा गया, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। आप लोग चारों ही याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा 1602। आप सभी लोग बताएं भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे और कब आए थे, जरूर बताएं। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? जैसे अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, ये कौन थे आप लोग को बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, गोदावरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो साथियों गोदावरी नदी
महाराष्ट्र, यानी 27 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र से निकलती है, त्रिबंक गांव से। आप लोग याद करेगा। अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंट। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप लोग याद करिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंट से। और कर्नाटक से भी एक नदी निकलती है, कावेरी। कावेरी नदी आपसे अगर पूछा जाए तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। महाराष्ट्र में जो निकलती है गोदावरी नदी, ये त्रिबंक गांव से। इसकी अगर आपसे पूछा जाए तो 1465 मीटर किमी इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया है साथियों, आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, स्वामी शाहजहानंद सरस्वती, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दयानंद सरस्वती देखिए आर्य समाज की स्थापना किया है। आर्य समाज की अगर आपसे पूछा जाए कौन किया स्थापना, तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में। कहाँ पे, तो मुंबई भी आप लोग याद करिएगा। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाना जाता है इन्हें। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है? यानी इनमें से 3 जो है अवशिष्ट पर्वत होंगे और एक उसमें से अवशिष्ट पर्वत नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों हिमालय जो है एक प्रकार का हमारा वलित पर्वत है, तो इसका हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन सी में जो दिख रहा होगा पंपास, ये अर्जेंटीना में कहा जाता है, अर्जेंटीना। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, याद करिएगा उत्तरी अमेरिका में है। और लानोज वेंजुला में घास के मैदान है, वेंजुला में लानोज के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका में प्रेयरी के नाम से, और अर्जेंटीना में पंपास। और आपको जो पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो डाउन्स आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। आकाश ने 3450 रुपये में एक फ़ोन खरीदा और उस पर 450 रुपया मरम्मत खर्च किया और उसे 5070 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए प्रॉफिट लॉस से यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्रय और विक्रय। तो हम देखते हैं पहले क्रय हमारा, यानी कुल हम कितने में खर्च करके मोबाइल खरीदे हैं, जो पुराना फ़ोन है। तो सबसे पहले देखिए 3450 रुपया का तो मोबाइल ही है, और उस पर खर्च कर दिए बनवाने में उसको हम लोग 450 रुपया। तो इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 34 4 38 और 1 39, यानी 3900 रुपया हमने कुल मोबाइल खर्च किया है खरीदने में, और उसको हमने बेच दिया है 5070। तो देखिए पहले घटाते हैं कितने रुपया का लाभ हुआ है। तो 5070 में से 3900 रुपया को माइनस कर दीजिए, 0 7, और यहाँ से 10 में से 9 घटेगा 1, और यहाँ से 4 में से 3 घटेगा 1, यानी 1170 रुपया का हमें लाभ हुआ है वास्तव में। तो हम देखेंगे परसेंटेज में कितना का लाभ हुआ है, तो लिखेंगे 1170 गुणते परसेंटेज के लिए 100, और बट्टा में लिख देंगे हमारा जो क्रय मूल्य कितना आया था 3900, क्योंकि हमने टोटल 3900 रुपया खर्च किया है। तो 00 से 00 कट जाएगा, और 39 तियाँ होता है 117, और 10 तियाँ 30, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा 30%। आप लोग ऐसे ही हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। प्रत्येक वर्ष किसान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग डेट भी याद करिएगा, 23 दिसंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये चौधरी चरण सिंह, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह के सम्मान में किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो सबसे बड़ी संख्या का बताना है आपको। देखिए औसत से यानी एवरेज से यह प्रश्न है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है हमारा 95, तो लिखेंगे 95।
देखिए 5 गो है तो 2 ठो इधर रख देंगे, 2 ठो इधर। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान देना है कि विषम है या सम है। तो विषम है तो देखिए हम विषम से लेके जाएंगे, तो बीच का हो गया हमारा 95। 95 के बाद क्या आएगा अगली विषम संख्या? 97। 97 के बाद अगली विषम संख्या 99। देखिए यहाँ पे 3 हो गया, और 95 से पहले जाते हैं विषम संख्या तो हो जाएगा हमारा 93, और 93 से पहले विषम संख्या 91। देखते हैं 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5। हमने पांचों संख्याओं को ज्ञात कर लिया है, और आपसे पूछा इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 99, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी होगा, यानी 99 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, निम्न में कौन संगीतकार वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पे आपको एक तरफ संगीतकार दिए गए हैं, यानी उस व्यक्ति का नाम दिया गया है, और एक तरफ उसका बजाने वाला यंत्र। आपको बताना इनमें से कौन संबंधित नहीं है, सही यानी मेल नहीं खाता है। देखिए ऑप्शन में रखा है जाकिर हुसैन, बिल्कुल सही है, तबला से है। अमजद अली खां, ये भी सही है, सरोद से है। बिस्मिल्लाह खां सनाई बजाते हैं, सही है। पंडित रविशंकर बांसुरी, बिल्कुल गलत है, ये सितार बजाते हैं, सितार। आपसे पूछा जाए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार आप लोग ट्रिक करेंगे, यानी डी इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 35 नंबर, 5 जनवरी को सोमवार है तो 10 फरवरी को कौन सा दिन होगा? रीजनिंग का प्रश्न है और एक कैलेंडर से प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए 5 जनवरी, यहाँ पे वर्ड्स नहीं मेंशन किया गया है, तो आप लोग जरूर याद इसको लगा पाएंगे। देखिए 5 जनवरी, तो सबसे पहले ये देखिए जनवरी कितने का महीना होता है, तो टोटल जो जनवरी होता है 31 दिन का, जिसमें से हमने 5 दिन बिता दिया है। तो 5 जनवरी को हमारा सोमवार है, तो इसमें बाकी कितना दिन बचा है देखेंगे। 31 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 26 दिन ये, और प्लस फरवरी में पूछा गया है कब, 10 फरवरी। जोड़ दीजिए 26 और 10 36, टोटल 36। 7 से डिवाइड करिए, शेषफल जो बचेगा उसको डेट में जोड़ दीजिएगा। 7 5 35, शेषफल 1 बचेगा हमारा, यानी सोमवार में एक दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार, यानी हमारा ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मंगलवार। अगला प्रश्न होगा, शब्द INSECTIVORE से प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? यानी इस ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसमें जो शब्द से, इसी से प्रयोग करके कौन सा शब्द इनमें से नहीं बनाया जा सकता है, आपको ढूंढना है। तो आप लोग ढूंढिएगा इसको, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर सी होगा, सी इसको नहीं बनाया जा सकता है। इसका कारण भी देख लीजिए, आई 2 बार लिखा गया है, लेकिन इसमें आई 3 बार लिखा हुआ है, तो यानी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। जो आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा, एक बार वीडियो को रोकिएगा और उसको ध्यान से समझिए, हमने आपको पूरा विधिवत बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 की शुरुआत हुई थी मुंबई से। तो आप लोग याद करिएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के तहत जितने भी भारत के नेताएं थे उनको जेल में बंद कर दिया था, जीरो ऑपरेशन के तहत, जिसमें सारे जैसे में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काफ़ी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भिन्न को ज्ञात करें, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 एक प्रकार का समानता रखता है और एक उसमें से भिन्न होगा। आपको बताना है भिन्न इसमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, साइकिल। क्यों हो जाएगा? ये तीनों जो दिए गए हैं, कार, बस, साइकिल, ये सारे तेल द्वारा यानी तेल पे चलते हैं, और साइकिल जो है बिना तेल पे चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों, 61वां जो संविधान संशोधन है वो हमारा मत देने का अधिकार, यानी 39 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। इसके तहत क्या किया गया था कि उस समय जो हमारा 1989 से पहले वोट देने का अधिकार था, जिसका व्यक्ति का 21 वर्ष उम्र होगा वही वोट दे पाएगा। तो इस 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट देने का जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो कब किया गया है आपसे पूछा जाएगा, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया है, आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, जो संबंध शिक्षक का विद्यालय से है वही संबंध वकील से होगा। अगर आप शिक्षक से विद्यालय से संबंध सही रूप से समझ पाएंगे
तो आप जरूर बता पाएंगे कि वकील का संबंध किससे होगा। तो देखिए शिक्षक जो है विद्यालय में पढ़ाता है, यानी उसका विद्यालय में ही कार्यभार होता है जो भी पढ़ाने का। तो उसी तरह वकील जो होता है न्यायालय, यानी 20 का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, न्यायालय में उसका कार्यभार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद करिएगा इसको, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है। देखिए लक्षद्वीप काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी अभी हाल ही में घूमने गए थे और अपना सोशल मीडिया पे तस्वीर शेयर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का एक प्रश्न है, आपको समझना है तापमान से उष्मा हुआ है तो आर्द्रता से क्या होगा। तो देखिए तापमान उष्मा, यानी तापमान से उष्मा को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आर्द्रता से नमी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा, नमी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो सबसे पहले आपको तो अर्धवृत्त का परिमाप पता होना चाहिए सूत्र। तो देखिए अर्ध परिमाप जो सूत्र होता है 36r/7, इसका हमारा सूत्र है, इसको सेट करें, सेट किया हुआ सूत्र है। आप जब इसका अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो इतना बराबर हमारा दिया है 72, तो हम लोग ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं, 36 दूना के 72, और हमने यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल लिया 7 दूना के 14, क्योंकि आपको क्षेत्रफल अगर आपको बताना है तो आपको आर जरूर ज्ञात होना चाहिए। तो अब क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग देखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो हमने आर बराबर अभी निकाला है 14, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर यानी 2 बार आर को रख देंगे 14 गुणते 14। जब हम इसको हल करेंगे 7 दूना के 14 और 22 दूना के 44 गुणते 14, तो जब हल करेंगे तो 4 चौके के 16, यानी 20 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा 616 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवर्ती लिख दिया गया यहाँ पे सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 630 रुपया है, तो मूलधन आपसे पूछ लिया गया, यानी मेन धन जो कितना था आप लोग को बताना है। कोई धन होगा जिसपे 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 630 रुपया है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ब्याज ब्याज आपस में बराबर कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो इसका हमारा सूत्र होता है, इसको ब्याज निकालने के लिए a + b + a गुणते b/100, इस पर हम लोग सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। तो देखिए रखेंगे 10 + 10 + 10 गुणते 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 10 20 और +1, हमारा टोटल आ गया है 21%। ब्याज ये भी आ गया है परसेंटेज में, और रुपया में हमको ब्याज दिया है 630 रुपया। हम यहाँ परसेंटेज हटाएंगे और नीचे 100 हटा देंगे, तो लिखेंगे 100% बराबर हमारा आ जाएगा, यानी मूलधन डायरेक्ट आएगा 630, परसेंटेज का मान 100 ऊपर जाएगा और बट्टा में आ जाएगा 21। अब 21 तिहाई 63। अब देखिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी 3000 रुपया मूलधन था। आप लोग याद करेंगे, ऐसे ही आपको हल करना है इसको। अगला प्रश्न होगा, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर देती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए जो भी रेलगाड़ी है, अगर प्लेटफार्म, सुरंग, चाहे कोई पुल, लंबा पुल है, उसको पार करती है, तो अपनी लंबाई और ये जो तीनों हमको आपको बताए हैं प्लेटफार्म, सुरंग, इसकी लंबाई दोनों को पार करेगी, यानी दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा। और कोई व्यक्ति को पार करती है या कोई किसी बिजली के खंभे को पार करती हो, तो सिर्फ रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करेगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए तो ये अपनी दूरी को भी पार की होगी और सुरंग की भी। तो हमारा अपनी दूरी रेलगाड़ी का दिया है 800 + यक्स, यानी सुरंग की लंबाई है, बराबर ये दूरी हो गया, और इधर भी हम लोग दूरी निकालते हैं। तो दूरी के लिए हमारा होता है चाल गुणते समय, तो चाल भी दिया है 78 गुणते 1 मिनट, 1 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्ट गुणा नहीं कर देंगे, इसको भी हम लोग 60 सेकेंड में है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, तो गुणते 5/18 कर देंगे। बस अब हम लोग इसको बनाते हैं, देखिए कटाते हैं, 6 से 6 तिरी 18 और 6 दहियम 60, इसको कटाइए 3 से,
3 दूना के 6 और 3 छक्का 18, तो हमारा हो गया है 26 पाँचे, देखिए 6 पाँचे 30, 3 और 5 दूना 10, 3 13, 1300 यहाँ पे आ गया है हमारा। तो 1300 में से 800 घटा दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 1300 माइनस 800। तो 1300 में से 800 घटा देंगे, इसका हमारा सही आंसर भी हो जाएगा, या सी हो जाएगा 500। 500 सुरंग की लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो साथियों मैरी कॉम यह मुक्केबाजी, यानी 46 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मुक्केबाजी। मैरी कॉम मणिपुर राज्य से बिलोंग करते हैं, जरूर आप लोग याद करिएगा। यहाँ पे आप सभी लोगों से एक प्रश्न होगा, हिमा दास किस राज्य से संबंधित हैं? काफ़ी चर्चित महिला है हिमा दास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्हें हम लोग डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है? इजी सा प्रश्न है, आगे करके बढ़ते हैं हम लोग। भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी 47 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन होगा, एक नाव धारा के साथ 17 किमी प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में 11 किमी से जाती है, तो नाव की चाल बताएं। यानी एक नाव है 17 किमी प्रति घंटा धारा के साथ जा रही है और विपरीत दिशा में जब वो आ रही है तो उसकी चाल हो जा रही है 11 किमी प्रति घंटा। तो नाव का चाल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए धारा के साथ जब जाएगी तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नाव अब प्लस धारा, तो नाव की चाल भी हमें नहीं पता है तो यक्स, धारा की चाल हमें नहीं पता है वाई। ये दोनों को जब साथ जा रही है तो हमारा आ रहा है 17 किमी से जा रही है, और जब विपरीत दिशा में तो यक्स यानी नाव और धारा घट जाएगा, तो ये हमारा है 11 किमी। देखिए यहाँ पे वाई वाई कट जाएगा, 2x हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा 17 11 28, तो यक्स का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया है 14, यानी डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 किमी प्रति घंटा है नाव की चाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त श्रृंखला को पूरा करें। देखिए सीरीज को समझते हैं, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा, तो आप 5 का क्यूब कर दीजिए 125, यानी इसका हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 125। अगला प्रश्न होगा, यदि 782 को 3 भागों में क्या क्या भाग हैं? तो 1/2, 2/3 और 3/4 में बांटा जाता है, तो पहला भाग इसमें से क्या है? तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा। देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 12, सारे जगह 12 रख दीजिए यहाँ पे, 12 और 12। अब कटाते हैं 2 से, ये 6, 3 से 4, 4 दूना के 8 बन गया ये, और 4 से 4 3 12 और 3 तिली के 9 बन गया, यानी हमारा बना है 6 8 9, यही हमारा बना था। 2 से 6, 3 से 4 दूना 8, 4 3 तिली के 9, ठीक है। और हमारा टोटल जो धन है 782 रुपया है, तो ये हमारा अनुपात आया है 6 8 9। ये बटा में लिखा हुआ था, हमने रेशियो में अनुपात इस तरह निकाल दिया है। तो सबसे पहले आप तीनों को जोड़ दीजिए और पूरा धन में भाग दीजिए। तो जोड़ेंगे 9 8 17 और 17 6 जोड़ दीजिए, 6 6 12 1 13 और 2 1 3 23। अब 23 का इसमें डिवाइड करिए, 23 का इसमें डिवाइड करते हैं, देखते हैं 782 बटा में 23, तो 23 तिहाई हो जाएगा हमारा 69, तो बचेगा 18 में से यहाँ पे घटेगा हमारा 9, तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 2 23 चौके 92, यानी हमारा कट जा रहा है 34 बार में। तो 34 में जो हमारा पहला भाग था 6 का गुणा कर देते हैं, 34 में 6 का गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 को 4 2 36 18 2 20, यानी 204 रुपया, यानी बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी आप लोग याद करिएगा, ऐसे ही आप हल करेंगे। अगला प्रश्न होगा, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा है? तो साथियों दिल्ली सल्तनत पे आपको हमने कई बार अपने वीडियो में बता दिया, कुल 5 शासकों ने शासन किया है।
तो दिल्ली सल्तनत पे पहला जो शासक था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। आप लोग डेट भी याद करिएगा। गुलाम वंश हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। रजमानामा किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है? रजमानामा एक पुस्तक है जो फारसी में लिखा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रजमानामा महाभारत का ही फारसी में अनुवाद करके रजमानामा इसका नाम रखा गया है। आप लोग को बताना है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है, रजमानामा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पारादीप जो बंदरगाह है वो भारत के उड़ीसा राज्य, यानी 53 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी ढक्कन के पठार में अधिक पाए जाते हैं? यानी आपसे पूछ लिया गया है ढक्कन के पठार में सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, काली मिट्टी अधिकांश मात्रा में पाई जाती है ढक्कन के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो साथियों क्रिप्स मिशन भारत 1942, यानी 55 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, जिसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई है 1930 में। आप लोग याद करिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो साथियों भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है हमारा पद्म भूषण, यानी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो हमारा पहले नंबर पे आएगा भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आएगा पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पे आएगा हमारा पद्म भूषण जो आपसे पूछा गया है। चौथे नंबर पे आपसे पूछा जाए अगर तो हो जाएगा हमारा पद्म श्री। याद करिएगा पद्म जो श्री है ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, यह भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, मौलिक अधिकार संविधान में किस देश से लिया गया है? तो साथियों जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में अमेरिका, यानी 57 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है 6, और मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जाए तो रूस से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य की संख्या है हमारा 11। आप लोग याद करिएगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर, बोईता वंदना किस राज्य का एक उत्सव है? तो साथियों बोईता जो वंदना है उड़ीसा, यानी 58 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है और इस समय वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदु और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। इंदु और रीमा इनकी आयु का अनुपात है 5:7। आगे है हमारा 8 वर्ष बाद इंदु की आयु 28 वर्ष होगा, यानी इंदु जो है 8 वर्ष बाद 28 वर्ष की हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ये उम्र जो दिया गया अनुपात ये वर्तमान का है, तो 8 वर्ष हम पीछे आते हैं, देखते हैं आज कितने वर्ष की इंदु है। तो 8 वर्ष जब इसमें से माइनस करेंगे तो वर्तमान में उम्र है इंदु का 20 वर्ष। तो देखिए वर्तमान में अनुपात भी दिया है तो 5 से कटा देंगे, 5 बराबर 20, तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा 4। और यहाँ पे हम रीमा की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, 7 चौक 28, यानी 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा, भारत में अंग्रेजों का प्रवेश किस युद्ध को माना जाता है? तो साथियों भारत में अंग्रेजों का प्रवेश प्लासी का युद्ध, यानी 60 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। इसी युद्ध से माना जाता है कि भारत में अंग्रेज धीरे धीरे अपना पैर जमाने लगे थे, और बक्सर का युद्ध हुआ वो बिल्कुल पैर अपना पांव फैला लिए थे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, आप लोग याद करिएगा। वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमें 50 ही नहीं प्रश्न आगे भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, सीरीज यहाँ पे क्वेश्चन रंग हो गया है, लेकिन यहाँ पे टोटल 70 प्रश्न रखे गए थे। राज्य अपहरण नीति का शिकार सबसे पहले कौन सा राज्य हुआ था? तो साथियों, राज्य अपहरण नीति का शिकार सबसे पहले सतारा है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। आप लोग याद करिएगा, सतारा। अगला क्वेश्चन होगा, कुछ आदमी एक काम को 80 दिन में पूरा करते हैं। यदि 9 आदमी ज़्यादा होते तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे? तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। कुछ आदमी यानी यक्स व्यक्ति एक काम को 80 दिन में कर दे रहे हैं, बराबर यदि 9 आदमी ज़्यादा होते, तो यहाँ पे आदमी हमने यक्स माना है, तो यक्स प्लस 9। अब यह काम कितने दिन? 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। पहले 80 दिन में पूरा होता था, अब हमारा 70 दिन में ही पूरा हो जाएगा। कटाते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा, बराबर इसको करते हैं, गुणा करते हैं, 9 7 63 और 7x। 7x इधर हमारा आके घट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 63, यानी इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करिएगा। देखिए इसको ऐसे ही लगाएंगे। अगला प्रश्न होगा 53 नंबर, 20% और 5% दो क्रमवार बट्टा है, समतुल्य बट्टा आपको बताना है। देखिए सीरीज यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, 61 62 63 चलना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने प्रश्न टोटल 70 लिए हैं। तो 20% यहाँ पे हम लगा देंगे 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणते 5 बट्टा में 100। कटाते हैं, 20 5 100 और 5 से 5 ये कट जाएगा, 20 5 25 माइनस 1, तो हमारा हो जाएगा 24, यानी 24% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा, एक परीक्षा में पास होने के लिए 65% अंक आवश्यक है। एक छात्र को 540 अंक मिले और 5% से फेल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? तो देखिए इसको लगाने से सबसे पहले समझना होगा, एक व्यक्ति को 65% अंक चाहिए जरूरी पास होने के लिए, और 5% अंक से फेल हो जाता है और 540 अंक मिले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वो कितने अंक से फेल हुआ है। तो 540 अंक मिला है और 5% अंक से फेल हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5% और दे देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 70%। सॉरी 70% नहीं, हम तो इसको पहले करेंगे 5% जो है इसको घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये जो 540 अंक मिला है ये हमारा फेल हुआ है, तो हम भी फेल कर देते हैं परसेंटेज में। तो 65 माइनस 5 यानी 60% बराबर हमारा है 540। तो 100% का हम लोग मान निकाल लेंगे, 100 बट्टा में 60 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 6 9 54, यानी 900 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 परिणामों का औसत 46 है, पहले 2 परिणाम का औसत 25 है, तो तीसरा परिणाम क्या है? तो इसको कैसे हल करना है? देखिए 3 परिणाम, तो देखिए औसत का कुल हमारा सूत्र होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, यह औसत बराबर हमारा सूत्र होता है। तो देखिए 3 परिणाम है हमारा, तो लिखेंगे औसत हमारा दिया है 46 बराबर योग हमें नहीं पता है, यक्स मान लेंगे, और यहाँ पे 3 गुणा करेंगे 46 में 3 का, 36 18 4 3 12 1 13, यानी 138। और इसमें से पहले 2 परिणाम का औसत है हमारा 25, तो 25 दूना 50, इसको घटा लीजिए 50 इसमें से 8 और 13 में से 5 घटेगा हमारा 88। 88 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा जो परिणाम है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेगा, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग के खराबी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो साथियों मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और ये किस अंग द्वारा होता है? तो अग्नाशय, यानी 57 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय के जो बीटा सेल कोशिका से निकलती है इंसुलिन,
ये आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसने किया है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, आप लोग दोनों ही आदमी को याद करिएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया है। इसका मुख्यालय जो हमारा इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 10, 15, 20 से विभाजित हो गई। तो देखिए इसको हल करने से सबसे पहले आपको 10, 15 और 20 का एलसीएम लेना होगा। तो 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, और हम यहाँ पे लेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए 60 एक बार में जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 9, और यहाँ पे हमारा 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ पे उतार देंगे 9। अब 6 5 30 और 6 6 के 36 यानी 360। यहाँ पे हम घटा देंगे 9, 9 में से 6 घटेगा 3, यहाँ पे कट जाएगा। अब 39, 999 में से 39 को घटा दीजिए, तो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 960, यानी ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 960। आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा, पवित्र नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों पवित्र नदी के नाम से गंगा नदी को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा गंगा नदी। कोई भी भूल कर गोदावरी नदी ना ट्रिक करें। देखिए दक्षिण भारत की गंगा आपसे पूछा जाए तो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की गंगा। यहाँ पे हमने 60 प्रश्नों को पूरा किया है, यानी हमने टोटल 70 प्रश्न, देखिए मिस्टेक हुआ है लिखने में, 70 प्रश्न हम आपको दिए हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट का क्विज देखते हैं क्या है क्विज। आज का हमारा क्विज है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में इलाहाबाद का स्थापना कब हुआ है। और आज का सीरीज कैसा लगा आपके लिए, रामबाण बिल्कुल साबित होगा यह सीरीज। और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा आपका इसमें कितने आंसर सही हुए हैं। धन्यवाद।